बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की पुरस्कार कहानी का टॉपिक है फिरौन के कैदी। आमना और अदनान की शादी को 5 साल होने को आए थे, मगर वो अभी तक औलाद की नेमत से महरूम थे। बज़ाहिर कोई वजह सामने नहीं थी जिसका इलाज करवाया जा सकता, बस अल्लाह की तरफ से देर थी। मगर दुनिया सब कहाँ समझती थी। सो कभी हमदर्दी तो कभी तंज की सूरत में इन्हें इसकी महरूमी का एहसास दिलाया जाता, जैसा कि हमारे यहाँ होता है। अदनान भी दूसरे मर्दों की तरह ऐसी बातों को हंसकर टाल दिया करता, लेकिन आमना के लिए इन बातों को नजरअंदाज कर देना मुश्किल होता जा रहा था। अदनान के लाख समझाने के बावजूद वो दिन ब दिन चिड़चिड़ी होती जा रही थी। इन्हीं दिनों में अदनान के दोस्त अली ने मिस्र की सैर का प्रोग्राम बनाया और अदनान को भी साथ चलने पर जोर दिया, मगर अदनान इस सूरत हाल में आमना को अकेला छोड़कर जाते हुए हिचकिचा रहा था। तभी अली ने प्लान बनाया कि वो दोनों अपनी बीवी को भी साथ ले जाते हैं। अब अदनान के पास इनकार की कोई वजह न बची, तो झटपट प्रोग्राम बना और दोनों अपने अपने जरूरी काम निपटाने में लग गए। इस दौरान मिस्र जाने के सारे इंतजाम भी हो गए और वो दोनों अपनी अपनी बीवियों के हमरा इस वक्त मिस्र में थे। कोई मिस्र में जाए और एहराम में मिस्र ना देखे, यह भला कैसे मुमकिन था। सो वो भी सारा दिन वही घूमते रहे। आमना की निस्बत अली की बीवी फायदा इस ट्रिप पर काफी पुरजोश दिखाई दे रही थी। फायदा और अली कजन थे और इनकी लव मैरिज थी। इनकी शादी को अभी 1 ही साल गुजरा था। आज स्पेशल परमिशन लेकर उन्होंने एहरामों के करीबी खेमे लगा लिए। यह इन सब का मुश्तरका फैसला था। वो लोग रात के वक्त भी इस जगह को देखना चाहते थे कि वहाँ रहते क्या महसूस होता है, मगर थकन के बाद अब वो तीनों सो चुके थे। लेकिन बेआरामी के सबब आमना सो नहीं पा रही थी। तभी बाहर निकल आई। बाहर निकलते ही आमना की पहली नजर सामने वाले खीमर पर पड़ी। वहाँ मुकम्मल खामोशी थी। ऐसे वीराने में भी कितने मजे से सोए हुए हैं ये लोग, और एक मैं हूँ, एक पल को भी नहीं सो पाई। शायद मैंने इनके साथ आकर गलती की, मुझे नहीं आना चाहिए था। इधर उधर देखते हुए इसने एक बार फिर बेजारी से सोचा। तभी इसे हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। शायद सब वाले लोग हैं जो इस वक्त भी काम में लगे हुए हैं। उन्होंने दिन में एक ग्रुप को वहाँ काम करते हुए देखा था जो एक जगह पर खुदाई करने में मसरूफ थे। वो खलंडे नौजवानों का एक ग्रुप था जिसमें 2 लड़कियां और 3 लड़के शामिल थे। तीनों का ताल्लुक यूरोप के किसी मुल्क से था। जब ये लोग वहाँ घूमते हुए इसके पास से गुजरे तो दोनों ग्रुप्स के दरमियान मुस्कुराहटों का तबादला हुआ था। फिर वो दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गए और वो आगे निकल आए। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन ये आवाज तो अभी तक सुनाई दे रही है। आमना अपनी सोचों में गुम बेख्याली में इस जगह आ पहुंची थी जहां इसने सभी लोगों को खुदाई करते देखा था, मगर यह देखकर इसे बहुत हैरत हुई थी कि वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। मगर ये आवाजें, वो बड़बड़ाते हुए चारों तरफ देखते हुए ये अंदाजा लगाने की कोशिश करने लगी कि आवाज किस समझ से सुनाई दे रही थी। तभी अचानक सुरंग में रोशनी चमकी और फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया। लेकिन वो रोशनी किसी लैंप या बैटरी वगैरह की नहीं थी, बल्कि वो ऐसी रोशनी थी जैसे किसी मशाल के जलने से पैदा होती है, जैसी कदीम वक्तों में बादशाह और उमराह रोशनी के लिए इस्तेमाल करते थे। ओह, तो वो लोग अंदर है और काम कर रहे हैं। अभी वही सोच ही रही थी कि एक लड़की सुरंग के दाने पर खड़ी दिखाई देने लगी। जैसे ही इसकी नजर आमना में पड़ी, वो मुस्कुराई और इसकी तरफ आने लगी। आमना खामोशी से खड़ी इस लड़की को अपने पास आते हुए देखती रही। चांद की रोशनी में लड़की की गोरी रंगत खूब चमक रही थी। हाय, मैं लिजा हूँ और आप? वो लड़की दाएं हाथ आमना की तरफ बढ़ाते हुए खुशगवार लहजे में इससे मुखातिब हुई। मैं आमना कराची से, मतलब पाकिस्तान से। इसने खुद ही वजाहत कर दी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, लेकिन इस वीराने में इस वक्त तनहा क्यों घूम रही है आप? लड़की बड़े अपनायत भरे लहजे में पूछने लगी, जिस पर आमना ने इसे वहां पहुंचने तक की सारी कहानी सुना डाली। आप लोग इस वक्त भी यहाँ काम कर रहे हैं? आमना ने भी बात करने की गर्ज से सवाल कर डाला। दिन हो रात हो कोई भी वक्त हो, हमने तो हमेशा हमेशा यही रहना है। लड़की अजीब अंदाज से हंसी। क्या मतलब आप लोग मिस्र से हैं? मैं तो समझी आप लोग यूरोप से हैं, मगर आपके चेहरे के नकूश तो मिस्रियों जैसे हैं। चांद की रोशनी में लिजा के चेहरे को गौर से देखते हुए आमना ने कहा, तो इसकी बात के जवाब में कुछ कहने के बजाय लिजा एक बार फिर हंसी। तुम मेरे साथ चलोगी? लिजा एक लम्हे में आपसे तुम पर आई, लेकिन इसके अंदाज में इतनी अपनायत थी कि इसका तुम कहकर मुखातिब करना भी आमना को बुरा नहीं लगा था। कहा? आमना ने बेसाख्ता पूछा। जहाँ भी मैं ले चलूं? हाँ, इतना वादा है कि बहुत कमाल की चीजें दिखाऊंगी तुम्हें। लिजा ने जैसे लालच दिया। आमना ने कुछ हिचकिचाते हुए अपने पीछे इस तरफ देखा जहाँ इन लोगों के खेमे लगे हुए थे। आमना और खेमों के दरमियान में आने वाले ऊंचे टेले ने खेमों को इसकी नजरों से उजल कर दिया था। तुम एहराम में मिस्र देखने आई हो, और जिस तरह मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ वो कोई नहीं दिखा सकता। आमना को पीछे देखते हुए वो इसकी कैफियत को समझते हुए इसे कायल करने की कोशिश करने लगी। आखिर इसमें हर्जी क्या है? इंसानी तो है वो, कौन सा मुझे खा जाएगी? अदनान की तमाम हिदायत को नजरअंदाज करते हुए लिजा के साथ चल पड़ी। लिजा का रुख किसी तरफ था जहाँ कुछ देर पहले आमना ने रोशनी देखी थी। जैसे ही वो दोनों इस जगह पहुंचे, अचानक कई मशाले एक साथ जल उठी। अंधेरे में होने वाली अचानक इस तेज रोशनी ने आमना की आंखों को चंदिया दिया था। कुछ लम्हों तक तो वो कुछ देख ही न सकी, और जब देखने के काबिल हुई तो इसकी हैरत की इंतहा न रही। इसके सामने मिट्टी धूल से भरी सुरंग के बजाय एक खूबसूरत राहदारी जैसी जगह थी। वो बहुत खूबसूरती से सजी थी। दीवारों पर जगह जगह मशाले लगी थी, और सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ 2 लोग तलवारें नियाम में डाले मुस्ताद अंदाज में खड़े थे। इनके चेहरों पर सख्ती और बेखौफी छलकती थी। आमना जैसे किसी ट्रांस में आ गई। वो बोलना चाहती थी, बहुत कुछ पूछना चाहती थी, मगर इससे कुछ बोला न जा सका। वो हैरान होने के साथ साथ खौफजदा भी थी। अंदर चलो, लिजा ने इस बार हुक्मी अंदाज में इससे कहा था, और इसमें हुक्मदोली की ताकत और हिम्मत नहीं थी। इसने लिजा के पीछे कदम बढ़ा दिए। इनके आगे बढ़ते ही दोनों मर्दों के जिस्मों में हरकत हुई।
उन्होंने खास अंदाज से गर्दनों को खम देकर इनका इस्तकबाल किया और फिर पहले वाली पोजीशन में आ गए। एक दो मोड़ मुड़ने के बाद वो एक हालनुमा जगह के सामने जाकर रुकी। सुनो लड़की, अंदर हमारे आका है, अंदर जाते ही इन्हें सजदा करना। मैं किसी इंसान को सजदा नहीं कर सकती, मैं मुसलमान हूँ। आमना की खामोशी एकदम टूटी थी। इसकी बात पर लिजा ने बड़ी खूनख्वार नजरों से इसे देखा और बोली, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करना, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो, वरना। लिजा ने बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन इसका लहजा इस कदर सर्द और बेरहम था कि आमना खौफ से झिझरी लेकर रह गई। आओ, लिजा ने एक बार फिर हकमी अंदाज में कहा और हाल में दाखिल हो गई। हाल क्या था, गोया किसी दरबार का सेट लगा हुआ था। वो इंतहाई खूबसूरती से सजा हुआ कमरा था। बेशकीमत हीरा जवाहरात दीवारों पर अभेदा थे। कई लोग दाएं बाएं कतार में सर झुकाए बैठे थे और सामने तख्त था जिस पर एक बड़ी उम्र का मर्द बरजुबान था। इसका लिबास बहुत शाहाना था। गले में मोतियों की लड़ियां और आंखों में कीमती नगीनों से सजी अंगूठियां पहने वो इन दोनों की तरफ ही मुतवज्जा था। लिजा हाल में दाखिल होते ही सजदे में गिर गई, जबकि वो हैरान परेशान इधर उधर देख रही थी। तभी लिजा ने इसका हाथ पकड़कर कुछ इस अंदाज में झटका दिया कि वो बेख्तियार घुटनों पर गिर गई। वो इस अफ्ताद के लिए हरगिज तैयार न थी, इसीलिए इसके हलक से चीख निकल गई। नजर नीचे रखो और सजदा करो। लिजा की कराती हुई सरगोशी की आवाज इसके कानों से टकराई, मगर वो बेहसो हरकत इसी अंदाज में बैठी सामने तख्त पर बैठे शख्स को घूरती रही। इसने फिरौनों के बारे में कई किताबें पढ़ रखी थी और इस वक्त इसे यही लग रहा था जैसे वो सालों पीछे किसी फिरौन के दरबार में पहुंच गई थी। गुस्ताख लड़की, तुम्हें हमारे दरबार में आने की तमीज नहीं? तख्त पर बैठे शख्स ने सख्त जलाली लहजे में कहा। बेख्तियार आमना की निगाहें झुक गई। इस लड़की को दरबार में पेश होने के आदाब सिखाओ और इस गुस्ताखी के लिए इसे 5 कोड़े लगाए जाएं। इसने शाहाना लहजे में हुक्म दिया। लिजा जो अब सजदे से उठ बैठी थी, लेकिन अभी तक सर झुकाई घुटनों पर बैठी थी, इस हुक्म के मिलते ही उठ खड़ी हुई, लेकिन इसकी नजरें और सर अभी तक झुका हुआ था। जो आपका हुक्म। इसने सर को हल्के से खुम देते हुए इंतहाई अदब से कहा और बुत बनी आमना का हाथ सख्ती से थामते हुए तख्त की तरफ पीट किए बिना पीछे की तरफ चलते हुए हाल से बाहर निकल आई। तुम कौन हो और ये सब क्या है? क्या यहाँ किसी ड्रामे की शूटिंग चल रही है? आमना के पूछने पर लिजा फिर से कहकर लगाकर हंस पड़ी। बेवकूफ लड़की, तुम्हें अब तक ये बात समझ नहीं आई कि तुम कहाँ हो? तुम फिरौन के दरबार से होकर आई हो और अब कैद खाने में जा रही हो, जहाँ तुम्हें सजा दी जाएगी। लिजा की बात सुनकर आमना बेहद घबरा गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, प्लीज मुझे जाने दो। आमना अब रोने लगी। इतने में एक लेम शेम शख्स इसके करीब आया और आमना को खींचता हुआ एक तरफ बढ़ने लगा। आमना मुसलसल चिल्लाते हुए खुद को इसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर इसकी कोशिशों का कामयाब होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इस शख्स के मुकाबले में वो ऐसे थी जैसे कोई छोटी सी गुड़िया। जिस जगह वो पहुंचे वो कोई कैद खाना ही दिखाई दे रहा था। इस शख्स ने आमना को एक बड़े से पत्थर पर पेट के बल लिटाया और इसके बाजुओं और पैरों को जंजीरों की मदद से पत्थर से बांध दिया। इस दौरान आमना मुसलसल रोती और चिल्लाती रही, लेकिन इसकी किसी बात का इस शख्स पर कोई असर ना हुआ। वो इस तरह सारे काम कर रहा था जैसे कोई रोबोट हो। इसके बाद इसने एक कोड़ा उठाया और इसे जांचने लगा। कोड़े को देखकर आमना के खौफ में मजीद इजाफा हो गया। वो और जोर से चिल्लाकर रहम की दरखास्त करने लगी। इस शख्स ने इसकी पीठ पर कोड़े मारना शुरू कर दिए। दर्द और तकलीफ की अजियत से आमना का चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे ही कोड़े पर वो बेहोश हो गई, लेकिन वो शख्स इस पर तवज्जो दिए बिना अपने काम में लगा रहा। इसके बाद इसने जंजीरें खोल दी और कमरे से चला गया। आमना को होश आया तो वो अभी तक औंधे मुंह इस पत्थर पर पड़ी थी। इसने सीधा होने की कोशिश की तो तकलीफ की शिद्दत से इसकी चीख निकल गई। इसकी कमर बुरी तरह जख्मी थी। बहुत आहिस्ता आहिस्ता वो उठकर बैठने में कामयाब हुई और इधर उधर देखने लगी। इसे सब कुछ याद आ रहा था, लेकिन अभी तक ये सब इसे कोई भयानक ख्वाब लग रहा था। सिर्फ कमर में होने वाली तकलीफ इसे इस सब के हकीकत होने का एहसास दिला रही थी। इसके कपड़े कोड़ों की मदद से चीतरों में तब्दील हो गए थे। वो चल नहीं सकी और वहीं फर्श पर गिर गई। दोबारा खड़े होने की कोशिश में नाकाम होने के बाद वो हाथों और पैरों की मदद से सिरक कर आगे बढ़ने लगी। कमरे से बाहर आकर इसने अंदाजे से इस समत में बढ़ना शुरू किया जिस रास्ते से वो इस जगह दाखिल हुई थी। अब वहाँ हर तरफ अंधेरा था। कमर की तकलीफ की वजह से इसे आगे बढ़ने में मुश्किल पेश आ रही थी, लेकिन फिर भी वो बढ़ती रही। तभी इसे दूर रोशनी दिखाई दी। कोई मशाल हाथ में उठाए इसकी तरफ चला आ रहा था। पकड़े जाने के खौफ से आमना एक तरफ दुबक कर बैठ गई, लेकिन रोशनी करीब होती चली गई। जैसे जैसे रोशनी करीब आ रही थी, मशाल उठाने वाले के खदोखाल वज़ा होते जा रहे थे और जो ही वो शख्स पूरी तरह रोशनी के दायरे में आया, आमना खौफ से जाम धोकर ले गई। मशाल उठाने वाला इंसान कोई गोश्त पोस्ट से बना इंसान नहीं था, बल्कि सिर्फ हड्डियों का ढांचा था। वो आमना की तरफ तवज्जो दिए बगैर आगे बढ़ता चला गया। इसके आगे गुजरने के बाद आमना को होश आया तो वो पहले से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगी, लेकिन वहाँ कहीं भी कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी, ना ही कोई ऐसा रास्ता जहाँ से बाहर जाया जा सकता हो। अभी से घुटन का एहसास होता जा रहा था जो वह गुजरने के साथ साथ बढ़ रहा था। मुझे किसी भी तरह इस जगह से बाहर निकलना है, इसने खुद से कहा और दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। लड़खड़ाते कदमों के साथ आगे बढ़ने लगी। 2-4 कदम चलने के बाद ही वो किसी चीज से टकराई और गिर पड़ी। वो हाथों से टटोल कर महसूस करने लगी कि वो किस चीज से टकराई है। वो कोई बड़ा सा बक्सा था जिसने इसका रास्ता रोक लिया था। इसने इस पर दोबारा हाथ फेरा ताकि अंदाजा कर सके कि वो कितना चौड़ा है। हाथ फेरते हुए किसी ख्याल से इसके दिल में खौफ पैदा होने लगा। ताबूत? क्या ये कोई ताबूत है? आमना ने खुद से सवाल किया। इससे पहले कि वो इस बारे में कुछ सोचती, इसे लेजा की आवाज सुनाई दी। तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो, कभी नहीं, तुम्हें यही मरना होगा। देखे बिना भी आमना बता सकती थी कि वो लेजा की आवाज है। आमना ने आवाज की सीमत दिखा। इसे लेजा की जगह एक हड्डियों का ढांचा दिखाई दिया। आंखों की जगह 2 घड़े इसे मजीद खौफनाक बना रहे थे।
वहाँ कोई मशल नहीं थी, मगर न जाने कहां से आने वाली रोशनी में आमना को इर्द गिर्द की हर चीज बिल्कुल वाज़ा दिखाई देने लगी थी। इस ढांचे में हरकत हुई। इसने एक कदम आमना की तरफ बढ़ाया। आमना चीख मारकर पीछे हटी और बाग से टकराकर वहीं गिर पड़ी। वो वाकई कोई ताबूत था जिस पर मिट्टी की तह जम चुकी थी। आमना से कुछ फासले पर आकर वो ढांचा रुक गया। प्लीज मुझे जाने दो, मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगी यहाँ। आमना ने रोते हुए ढांचे से इल्तिजा की। तो मर जाओ, तुम भी मर जाओ जैसे मैं मरी हूँ। क्या मुझे किसी ने बचाया था? मालूम है कितना चीखी थी मैं, कितना रोई थी, कितनी तकलीफ से मेरी जान निकली थी। जानती हो तुम कैसे जान सकती हो? मगर आज तुम सब जान जाओगे वो सब कुछ जो मेरे साथ हुआ था। ढांचा जहाँ खड़ा था वही जमीन पर बैठ गया। आमना यकटक इसे ही देखे जा रही थी, मगर इसमें इतनी हिम्मत ना थी कि चिल्ला सके। बहुत खूबसूरत थी मैं, सबसे खूबसूरत और चहीती कनीज। इसकी आवाज में फखर और गुरूर झलकने लगा। आमना खामोशी से इसे सुन रही थी। सब कुछ था मेरे पास, एक इशारे पर दुनिया की हर नेमत मेरे सामने कर दी जाती। मगर फिर वो एक लम्हे को खामोश हुई और जब इसने दोबारा बोलना शुरू किया तो इसकी आवाज में आंसुओं की अमेजत महसूस होने लगी। फिर मेरा मालिक, मेरा खुदा फिरौन गहरी नींद सो गया, न जाने कब तक के लिए। इसके लिए एलाम पहले से तैयार था, इसे दोबारा उठना था। इसलिए सब साजो सामान के साथ कहीं गुलामों को भी इसके साथ दफन कर दिया गया। और मैं लड़जा सिसकने लगी। मैं इसकी चहेती कनीज, मुझे तो इसके साथ ही रहना था हमेशा हमेशा। सबके साथ मुझे भी दफन कर दिया गया। और ये देखो मेरी तरफ, क्या हाल हुआ है मेरे खूबसूरत जिस्म का। लिजा ने अपनी तरफ इशारा किया और फिर बोलने लगी। एक एक लम्हा क़यामत था, जाने कितना अरसा बीत गया और हम अब तक यहाँ है। हमें बाहर जाना है, फिर से अपनी दुनिया बसानी है, मगर हम ऐसा नहीं कर सकते। बस हम यही रहते हैं और जो कोई लड़की इस तरफ आती है मैं इसे भी इस तरह मारती हूँ जैसे मैं मरी थी। सिसक सिसक कर वो अब बेदर्दी से बोल रही थी। देखो तुम्हारे साथ जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बाहर जाने दो। आमना तड़प तड़प कर रोने लगी, मगर लिजा जैसे इसकी कोई बात सुन ही नहीं रही थी। तो मेरा क्या कसूर था, तुम ही बताओ। क्या मैं इस काबिल थी कि मेरे साथ ये सब होता? लिजा और कुछ नहीं कह पाई और फिजा में इसकी सिसकियों की आवाज गूंजने लगी। तुम्हारा कसूर था, तुमने एक इंसान को खुदा माना था। इससे बड़ा कसूर और क्या हो सकता है भला? मौत को सामने देखकर आमना जैसे बेखौफ हो गई थी और अब तेज लहजे में लिजा को इसका कसूर बता रही थी। चुप हो जाओ, मेरे खुदा के बारे में अब कुछ मत बोलना, वरना तुम्हें पहले से बढ़कर सजा दी जाएगी, समझी तुम? लिजा गुस्से से चिल्लाकर बोली। मरो यहीं, यह कहते हुए वो वहां से जाने लगी। आमना ने इसे रोकने की कोशिश की, मगर वो वहां से चली गई। इसके जाते ही वो जगह एक बार फिर अंधेरे में डूब गई। ए मेरे मालिक, मेरी मदद फरमा, मैं गवाही देती हूँ कि तू वाहिद है और तेरा कोई शरीक नहीं। मुझे इस केस से रहाई दिला मेरे मालिक। आमना सजदे में गिरी, खुदा को पुकारने लगी और फिर जाने कब दम घुटने की वजह से इस पर बेहोशी तारी हो गई। मुझे लगता है इसे होश आ रहा है। यह अदनान था जो किसी से कुछ कह रहा था। आमना बेयकीनी से अपने पास मौजूद अदनान, अली और फायदा को देखने लगी, जो परेशान चेहरों के साथ इसे देख रहे थे। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो एमी? अदनान ने इसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बेताबी से पूछा। मुझे क्या हुआ था? आमना ने पूछा तो अदनान इसे बताने लगा। सुबह में जागा तो तुम्हें तेज बुखार था और तुम बेहोश थी। तुम्हारे माथे पर पानी की बट्टियां रखी और इंजेक्शन लगाया, तब जाकर 2 घंटे बाद तुमने आंखें खोली हैं। शायद रात में तुम्हें किसी कीड़े ने काट लिया था, तभी तुम्हारी ये हालत हुई। मगर तुम फिक्र ना करो, कुछ ही देर में यहाँ से हम रवाना हो जाएंगे और आइंदा कभी कोई ऐसा एडवेंचर नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो प्लीज। अदनान जाने क्या क्या कह रहा था, मगर आमना के जहन में सिर्फ एक ही सवाल बार बार उभर रहा था। तो क्या वो सब ख्वाब था? अदनान भाई, आप लोग बाहर जाएं, मैं भाभी का मुंह हाथ धुलाकर इन्हें कपड़े बदलवा दूं। देखे तो कपड़े कितने खराब हो रहे हैं। शायद भाभी रात खूब घूमी है बाहर और वहीं इन्हें किसी चीज ने काट लिया। फायदा के कहने पर अदनान और अली उठ खड़े हुए और बाहर चले गए। फायदा की बात सुनकर आमना ने अपने कपड़ों पर नजर डाली। वो खराब नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खराब हो रहे थे। अगर वो सब ख्वाब था तो मेरे कपड़ों को क्या हुआ? अब वो उलझने लगी थी। ये ले भाभी, हाथ मुंह धो ले प्लीज, मोटर जलकर नहा लीजिएगा। फायदा के कहने पर वो खामोशी से हाथ मुंह धोने लगी और फिर फायदा ने इसे इसके कपड़े निकाल कर दिए। जिस्म को हरकत देने पर आमना को जिस्म में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हुआ, जिसे इसने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन कमर पर होने वाली तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त थी। तभी होंठ बेचने के बावजूद आमना के होठों से सिसकारी निकल गई। क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो है ना? फायदा जो दूसरी तरफ मुंह किए खड़ी थी घबराकर पूछने लगी। हाँ ठीक हूँ, मेरी कमर में बहुत तकलीफ हो रही है, जरा देखो तो प्लीज क्या हुआ है। आमना कपड़े बदल चुकी थी। फायदा ने इसकी कमर पर से कमीज को थोड़ा सा ऊपर सिरका कर देखा तो घबरा गई। भाभी ये क्या हुआ है? आपकी कमर पर तो लंबे लंबे जख्म हो रहे हैं, यूं जैसे। वो कहते कहते रुकी, जैसे जख्मों की नोयत बताने के लिए अल्फाज सोच रही हो। जैसे किसी ने मेरी कमर पर कोड़े मारे हो, है ना? आमना ने बेसाख्ता इसकी बात मुकम्मल की। ओह हाँ बिल्कुल ऐसे ही। मुझे लगता है आपको बहुत जहरीले कीड़े ने काटा है, हमें फौरन हॉस्पिटल जाना चाहिए। अदनान भाई को बुलाती हूँ मैं। फायदा घबराते हुए लहजे में कहती हुए बाहर चली गई। तो वो ख्वाब नहीं सच था, तो मैं वहां से बाहर कैसे आई? मैं अपने खेमे तक कैसे पहुंची? ये और इसी तरह के न जाने कितने सवाल आमना के जहन में सर उठा रहे थे, लेकिन ये वो सवाल थे जिनके जवाब इसे कभी भी कोई नहीं दे सकता था। आपको क्या लगता है
कमेंट्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। किसी और वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।